नमस्कार, आप देख रहे हैं CTV7 का खास कार्यक्रम चर्चा है, जिसमें हम बहुत सारे मुद्दों पर, विषयों पर, बहुत सारी घटनाओं पर जो बेहद महत्वपूर्ण रहती है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, हमारे क्षेत्र की, लेकर आपके सामने आते हैं। मैं शकील साजिद हाजिर हूं आपके सामने। रियाद सऊदी अरब में विंबलडन ऑफ द डेजर्ट टेनिस हब बनाने की तैयारी में है। फुटबॉल और अन्य खेलों के बाद अब सऊदी अरब टेनिस को ग्लोबल पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। अरब देश विंबलडन ऑफ द डेजर्ट नाम से एक आधुनिक नेशनल टेनिस सेंटर विकसित कर रहा है। यह परियोजना किदिया सिटी में बनाई जाएगी, जो सऊदी अरब के महत्वाकांक्षी विजन 2030 का हिस्सा है। किदिया सिटी राजधानी रियाद से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित और इसका क्षेत्रफल 350 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। टेनिस मेगा कॉम्प्लेक्स पर करीब 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। परियोजना की घोषणा 17 जून 2026 को की गई और इसके 2028 तक पूरे होने की संभावना है। इस कॉम्प्लेक्स में 30 टेनिस कोर्ट, जिनमें 14 प्रैक्टिस कोर्ट और 6 इंडोर कोर्ट शामिल है। इसका मुख्य आकर्षण 15,000 दर्शकों की क्षमता वाला सेंटर कोर्ट होगा, जिसकी इच्छा जरूरत के अनुसार खुल और बंद की जा सकेगी। कॉम्प्लेक्स का डिजाइन प्रसिद्ध आर्किटेक्चर फर्म पॉपुलस ने तैयार किया है। इसी फर्म ने विंबलडन के प्रतिष्ठित सेंटर कोर्ट की रिट्रैक्टेबल छत भी डिजाइन की। प्रस्तावित सेंटर कोर्ट का बाहरी स्वरूप, रंग और छत की बनावट भी विंबलडन से प्रेरित होगी, जिसमें हरे और बैंगनी रंगों का प्रमुख उपयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चांद पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग ने उड़ाए थे 200 से ज्यादा विमान। 5 अगस्त 1930 को अमेरिका के ओहायो राज्य के वेपाकोनेटा में जन्मे नील एल्ड्रन आर्मस्ट्रांग बचपन से ही उड़ान के दीवाने थे। 6 साल की उम्र में पहली बार हवाई जहाज की सवारी करने के बाद उन्होंने पायलट बनने का सपना देखा। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने छात्र पायलट लाइसेंस हासिल कर लिया, जबकि तब तक उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। 1947 में उन्होंने पार्ड्यू यूनिवर्सिटी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन कोरियाई युद्ध के दौरान पढ़ाई बीच में छोड़कर अमेरिकी नौसेना में शामिल हो गए। युद्ध के दौरान उन्होंने 78 लड़ाकू मिशनों में उड़ान भरी। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री भी हासिल की। नील आर्मस्ट्रांग ने नासा में टेस्ट पायलट के रूप में काम करने के बाद 200 से अधिक प्रकार के विमानों की उड़ानें भरी। 1962 में उनका चयन नासा के दूसरे अंतरिक्ष यात्री समूह में हुआ। इसी वर्ष उनकी 2 वर्षीय बेटी करेन का ब्रेन ट्यूमर से निधन हो गया। इस दुख के बावजूद अपने अंतरिक्ष मिशनों पर पूरा ध्यान उन्होंने रखा। 1966 में वे जेमिनी 8 मिशन के कमांडर बने और अंतरिक्ष में 2 यानों की पहली सफल डॉकिंग कर इतिहास रच दिया। मिशन के दौरान तकनीकी खराबी आने पर उन्होंने सूझबूझ से यान को सुरक्षित नियंत्रित किया। वर्ष 1969 में नील आर्मस्ट्रांग को अपोलो 11 मिशन का कमांडर बनाया गया। 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरते वक्त लैंडिंग स्थल पर बड़े पत्थर होने और ईंधन बेहद कम होने के बावजूद उन्हें मैनुअल कंट्रोल संभालकर सुरक्षित लैंडिंग कराई। इसके बाद वे चंद्रमा पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले इंसान बने। उनके साथ बज एल्ड्रिन भी चंद्रमा की सतह पर उतरे, जबकि माइकल कॉलिप्स कमांड मॉड्यूल में चंद्रमा की कक्ष में रहे। नील आर्मस्ट्रांग को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, कांग्रेसनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। 25 अगस्त 2012 को उनका निधन हो गया। उनका जीवन साहस, विज्ञान और मानव उपलब्धि का प्रेरणादायक उदाहरण माना जाता है। हालांकि कुछ लोग बहुत दिनों तक ये भी थोड़ा सा बहुत सारी जगहों पर यह विवाद मीडिया में छाया रहा कि नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन में चंद्रमा पे पहला कदम किसे रखना था। इस बारे में थोड़ा सा विवाद हमेशा बना रहा। आगे बढ़ते हैं। एक और सनसनीखेज खबर जो चर्चा में है। विजय के साथ बनाई पहली फिल्म
और अब राजनीति में उदयनिधि स्टालिन उनके आमने सामने है। तमिलनाडु की राजधानी में एक बार फिर विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने अभिनेत्री त्रिशा पर कथित द्विअर्थी टिप्पणी के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। दिलचस्प बात यह है कि करीब 18 साल पहले उदयनिधि की फिल्म कंपनी रेड जायंट मूवीज ने अभिनेता और वर्तमान मुख्यमंत्री विजय की फिल्म कुरुवी का निर्माण किया था। आज दोनों राजनीति में एक दूसरे के प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं। उदयनिधि स्टालिन पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। सितंबर 2023 में उन्होंने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया, डेंगू और कोरोना जैसी बीमारियों से करते हुए इसे समाप्त करने की बात कही थी और इसकी बहुत आलोचना हुई थी। और आलोचना होना भी चाहिए कि इस तरह की टिप्पणियों से हमें थोड़ा सा गुरेज करना ही चाहिए। इसके बाद 2026 में विधानसभा में भी उन्होंने इसी तरह का बयान दिया। वहीं 2021 के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने भाजपा नेताओं सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के निधन को लेकर भी विवादित टिप्पणी की। त्रिशा कृष्णन की टिप्पणी को लेकर विवाद हाल ही में तंजावुर में कावेरी जल विवाद से जुड़े प्रदर्शन के दौरान जब उदयनिधि मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साध रहे थे, तभी भीड़ से त्रिशा त्रिशा के नारे लगे और जो एक टिप्पणी की उदयनिधि स्टालिन ने, किसी भी मामले में उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा कहते हैं बहुत सारे लोग कि ये द्विअर्थी थी और किसी भी बड़े राजनेता को, और वो भी करुणानिधि और स्टालिन के परिवार के वारिस को, इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए। बहरहाल उनके खिलाफ गिरफ्तारी का हुई उनकी और उनको 4 घंटे बाद थाने से छोड़ा भी गया। आगे बढ़ते हैं। हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के ने अपील की है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान से हम सब जुड़े। अभनपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वन महोत्सव 2026 के अवसर पर नया रायपुर में आयोजित वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपनी मां के नाम पर पीपल का पौधा लगाकर पीपल फॉर पीपल अभियान की शुरुआत की। इस दौरान करीब 15 एकड़ क्षेत्र में 2500 से अधिक पीपल के पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण केवल पर्यावरण की आवश्यकता नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में वृक्षों को जीवन दाता माना जाता है और पीपल का वृक्ष आस्था, आध्यात्मिक चेतना तथा पर्यावरण संरक्षण का ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह वृक्ष अधिक ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों में शामिल है और जैव विविधता के संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 जून 2024 को शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इस अभियान ने पर्यावरण संरक्षण को मातृ सम्मान की भावना से जोड़ते हुए लोगों को प्रकृति के प्रति आत्मीयता और जिम्मेदारी का भाव विकसित करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण तभी सार्थक होगा जब लगाए गए पौधों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने लोगों से अपने घर, खेत, खलिहान, विद्यालय, कार्यस्थल या आसपास की खाली भूमि पर अपनी मां के नाम एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पौधा भविष्य में स्वच्छ हवा, शुद्ध वातावरण और सुरक्षित जीवन का आधार बनाएगा। बढ़ते तापमान, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव को गंभीर चुनौती बताते हुए उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण इसका सबसे सरल और प्रभावी समाधान है। यदि प्रत्येक नागरिक हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करे तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा बदलाव संभव है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। वहीं वर्ष 2026 में 2.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों से, या समझ लीजिए पिछले सप्ताह से 2 खबरें ऐसी हैं जो छत्तीसगढ़ में बेहद प्रमुखता से चर्चा में है। छत्तीसगढ़ में अफसरशाही और जनप्रतिनिधियों के बीच बढ़ती दूरी अब प्रशासनिक मतभेद से आगे बढ़कर लोकतांत्रिक जवाबदेही का मुद्दा बन गई है। सवाल ये उठ रहा है कि यदि सांसदों के फोन तक नहीं उठाए जा रहे हैं, जैसे कि आपकी
बातें की जा रही है, जैसी कि शिकायतें हैं, उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है और जनहित के मामलों में सहयोग नहीं मिल रहा है, तो आम जनता की शिकायतों का समाधान कब होगा और किसके भरोसे होगा। विवाद तब और गहरा गया जब रायपुर के बेहद सक्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल के अमित कटारिया से फोन न उठाने या जवाब सही न देने के विवाद के बाद अब दुर्ग के भी एक बेहद दमदार सांसद, बेहद सक्रिय विजय बघेल ने भी लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष विशेषाधिकार हनन की शिकायत दर्ज की है। उन्होंने भिलाई नगर निगम और चरूदा नगर निगम, जैसे हमें सूत्रों से पता चला है, दुर्ग जिले के 2 निगम आयुक्तों के खिलाफ शिकायत की है। लगातार 2 सांसदों का संसद की सर्वोच्च पीठ तक पहुंचना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि मामला केवल व्यक्तिगत नाराजगी का नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच संवादहीनता का है। इससे पहले बृजमोहन अग्रवाल ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव IAS अमित कटारिया पर जनहित के मुद्दे पर बातचीत के दौरान आपत्तिजनक व्यवहार करने का इल्जाम लगाया। यह मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि दूसरी शिकायत सामने आ गई, जिसमें प्रदेश में अफसरशाही और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बीच बढ़ते टकराव की चर्चा तेज हो गई। दोनों मामलों में लोकसभा सचिवालय ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। इसे संसद द्वारा अपने सदस्यों के विशेषाधिकारों और गरिमा की रक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण संवैधानिक कदम माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ न कुछ इसमें नतीजा निकलेगा, नहीं तो वही फिर ढाक के 3 पात वाली बात रहेगी। और अगर इतने सक्रिय सांसदों की, इतने महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेतृत्व की बात नहीं मानी जा रही है, तो छोटे मोटे लोगों की बात करना तो बेमानी है। और इसके लिए पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार को भी बेहद गंभीरता से, संवेदनशीलता से इस मुद्दे को लेना होगा और इसे हल किया जाना बेहद जरूरी है। एक और खबर, एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध के बावजूद रायपुर रेलवे स्टेशन पर 500 किलो संदिग्ध पनीर जब्त हो गया है। पार्सल परिसर से करीब 500 किलो संदिग्ध पनीर खाद्य एवं औषधि प्रशासन, फूड एंड ड्रग्स विभाग की टीम ने गुणवत्ता और शुद्धता पर संदिग्ध होने के बाद मौके पर पहुंचकर उस पनीर के नमूने लिए और उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया जब्त करके। रिपोर्ट आने के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि पनीर खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप है या नहीं। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक ये खेप अमरकंटक एक्सप्रेस से रायपुर पहुंची थी। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि पनीर किसने मंगाया था और इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाना था, जबकि पूरा का पूरा पनीर रायपुर रेलवे स्टेशन तक कैसे पहुंचा, GRP या पुलिस या जिला प्रशासन, पता नहीं जवाबदेही किसकी बनती है और कौन इस पर जिम्मेदार है। अधिकारियों ने पूरे माल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। यदि जांच में मिलावट या गुणवत्ता संबंधी अनियमितताएं पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध, यह कार्रवाई ऐसे वक्त हुई है जब छत्तीसगढ़ सरकार पहले ही एनालॉग पनीर के उत्पादन, भंडारण और कारोबार पर प्रतिबंध लगा चुकी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशों के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग बाजारों, फैक्ट्रियों और परिवहन माध्यमों पर लगातार निगरानी रख रही है और ये बड़ी अच्छी बात है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित और शुद्ध डेयरी उत्पाद उपलब्ध कराना तथा मिलावटी खाद्य पदार्थों पर रोक लगाना है। पिछले 1 वर्ष में कई बड़ी कार्रवाई रायपुर में संदिग्ध और कथित एनालॉग पनीर के खिलाफ की गई है। जुलाई 2025 में बिरगांव स्थित एक फैक्ट्री से करीब 2500 किलो संदिग्ध एनालॉग पनीर जब्त कर कार्रवाई की और सील किया गया था। इसके बाद एक अन्य पनीर निर्माण इकाई से करीब 1700 किलो पनीर के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। रेलवे स्टेशन से जब्त 500 किलो पनीर को जोड़ने पर पिछले 1 वर्ष में रायपुर में करीब 4700 किलो संदिग्ध पनीर पर कार्रवाई हो चुकी है। रेलवे पार्सल परिसर की निगरानी बढ़ेगी। ताजा कार्रवाई के बाद रेलवे पार्सल के माध्यम से आने वाले खाद्य उत्पादों की निगरानी और सख्त किए जाने की संभावना है। खाद्य विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि जब्त पनीर किस स्थान से भेजा गया था, इसका वास्तविक खरीदार कौन है और कहीं यह मिलावटी या प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों की किसी बड़ी
आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा तो नहीं है। बहरहाल पूरे छत्तीसगढ़ वासियों और आसपास के लोगों के स्वास्थ्य की समस्या से जुड़ा एक बहुत बड़ा मामला है और इसका जल्द से जल्द निराकरण बेहद जरूरी है। आज की चर्चा में इतना ही। आपको हमारा यह कार्यक्रम चर्चा है कैसा लगता है? आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें जरूर अवगत कराएं। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।